नीरज जी के बारे में क्या कहा जाए। माफी चाहूंगा, मैंने जी लगा दिया। मुझे तो सिर्फ नीरज कहना चाहिए, क्योंकि श्री और जी लगाने से जो नीरज नाम है उसका महत्व कम हो जाता है। श्री जी इतने बड़े विशेषण नहीं है कि जो नीरज से बड़े हो जाएं। मैं जब कवि सम्मेलन के मंच पर आया तब मेरी स्थिति कवि सम्मेलन में एक बहुत ही सर्वदा नवोदित कवि, नवोदित क्या, उभरते हुए भी नहीं, एक ऐसा कवि भी क्या, एक ऐसा व्यक्ति जो कि उस मंच की सीढ़ियों के लायक भी नहीं था जो मंच पर बैठा। आज हिंदी काव्य मंच को 3 लोगों के प्रति उपकार मानना चाहिए। हास्य में काकहात ऋषि का, ओज में बैरागी जी का और गीत में नीरज का। ये 3 हो जाएं तो कवि सम्मेलन की सफलता क्या, कवि सम्मेलन उत्कर्ष पर पहुंचता है। पर सबसे बड़ी एक ही दिक्कत रही जो मैं बताना चाहूंगा। इन तीनों व्यक्तियों की वजह से कवि सम्मेलन खास की जगह आम लोगों तक पहुंचा। अगर ये 3 लोग विभूति नहीं होते तो आज भी कवि सम्मेलन कुछ खास में नहीं, सिर्फ कुछ तक सिमट कर रह जाता, क्योंकि भाषा की दिक्कत थी। अधिकांश लोग उस समय संस्कृत पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे और एक से एक बड़े साहित्यकार उन्हें मुंह जुबानी याद भी रहते थे। वो बुद्धि की कविताओं का चलन था और अधिकांश लोग जो सुनने आते थे वो बुद्धि से जुड़े रहते थे। इन 3 लोगों ने कविता को बुद्धि से हटाकर हृदय तक पहुंचाया। जब हृदय तक पहुंचाया तो कवि सम्मेलन रात रात भर चलते रहे। अब आप कहोगे कि नीरज की बात कहाँ आई। मैं कह रहा हूं कि ये तीनों लोग हिंदी कवि सम्मेलनों के मंदिर के नींव के पत्थर थे, जिस पर ये कवि सम्मेलन का आज जो भव्य मंदिर है वो टिका हुआ है। लेकिन नीरज ऐसे व्यक्ति थे जो इस मंदिर के नींव के पत्थर भी रहे और उसके गुंबद भी रहे। ये नीरज की सबसे बड़ी खासियत है और उसकी एक ही वजह है, नीरज ने आज तक कोई कविता दिमाग से नहीं लिखी। जो भी लिखा हृदय से लिखा, और जो हृदय से लिखता है वो हृदय तक पहुंचता है। नीरज ने हिंदी काव्य मंचों से किनारा किया
और बम्बई पहुंच गए। फिल्मों में गीत लेखन किया और सफलतम उनका कोई ऐसा गीत नहीं जो कि सफल नहीं रहा हो। मेरे ख्याल से वो 5-6 साल बम्बई में हिंदी गीत को, हिंदी कविता को फिल्मों में एक ऊंचाई देने में कामयाब रहे। मुझे किस्सा याद है उनका। राम तेरी गंगा मैली पर, उसके समापन पर मैं और टीपी झुंझुनवाला जी, शीला जी बम्बई गए थे। राज कपूर ने बुलाया था। मुझे तो क्या बुलाया था, उनको बुलाया था। मैं उनके साथ गया था। तो बीच में मैंने पूछ लिया राज साहब से, साहब आपके यहाँ मेरा नाम जोकर में नीरज जी ने एक गीत लिखा है, ए भाई जरा देख के चलो। तो राज कपूर देखा जाए तो बहुत ही भावुक हो गए और उन आंखों में एक वो भाव देखा कि आदमी की आंखें रोती तो है पर दिखती नहीं है। एक हल्का सा पानी उनकी पुतलियों तक आया। उन्होंने कहा कि वो एकमात्र ऐसा गीतकार था जिसने वो गीत मात्राओं के हिसाब से नहीं, देखा जाए तो एक गद्य की तरह से लिखा था। मुझे वो पसंद आया। मैंने कहा इसको प्रस्तुत कैसे किया जाए। तो उसी गीत को नीरज जी ने धुन बनाई और वो धुन इतनी लोकप्रिय हुई इस फिल्म के अंदर कि आज भी बोले मैं एक महान गीतकार का कायल हूं। वो एक गीतकार ही नहीं था, एक बहुत बड़ा संगीतकार भी था। वो गीत लिखता नहीं था, गीत को जीता भी था। राज कपूर साहब के शब्द हैं। मैं कैसा लिखा जाए, आने वाले गीतकारों से कहना चाहता हूं। और एक बात और बता दूं, जब फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ करके 4-5 साल बाद नीरज जी वापिस लौटे तो हिंदी काव्य मंच इतने सालों में दूसरा नीरज पैदा नहीं कर सका। वो जिस मुकाम को छोड़ करके हिंदी काव्य मंचों से गए थे, उसी मुकाम पर बड़ी इज्जत के साथ, बड़े दबदबे के साथ नीरज जी वापिस लौटे। आज इतने साल के बाद भी आज वो शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन कविता के जरिए वो हमारे बीच है। हिंदी काव्य मंच आज तक दूसरा नीरज नहीं दे सका। उसकी वजह ये, वो दिल से लिखता था, दिल तक पहुंचता था और दिल को जीता था। ऐसा फक्कड़ इंसान वो किस मुकाम तक पहुंचा। आज हमारी 1-2 कविता
लोगों को पसंद आ जाती है तो हम आज सोचते हैं कि हमने किला फतेह कर लिया। और वो गीतों का बादशाह जिसने 60-70 साल तक हिंदी कवि सम्मेलनों में राज्य किया, एक बादशाह की तरह से जिंदगी जी, और कभी भी एक पल को उसके दिमाग में नहीं आया कि उसने इस कवि सम्मेलन का इतिहास बदल कर रख दिया या इसको फतेह कर लिया। वो एक फक्कड़ गीतकार की तरह से उसने जिंदगी भर जी और लगातार इसमें रहा कि अभी तो मेरी शुरुआत है, अभी तो मुझे और आगे बढ़ना है। मैं आज के जितने भी गीतकार हैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा, इस कवि सम्मेलन की प्रतिष्ठा को बचाने में आपका योगदान हो सकता है। कवि सम्मेलन कब तक चला ये महत्वपूर्ण नहीं है, कवि सम्मेलन कैसा चला ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। कवि सम्मेलन की प्रतिष्ठा आपके ऊपर निर्भर है, गीतकारों पर, कि एक कवि सम्मेलन में कितने गीत सुने गए। गीत को मजबूरी से सुना गया कि मजबूती से सुना गया। जिस दिन कवि सम्मेलन में गीत को मजबूती से सुना जाएगा, मैं समझता हूं कवि सम्मेलन में कविता का दिन वापस लौटेगा। और आपसे यही प्रार्थना है, ऐसा गीत लिखो कि लोगों के मन तक पहुंच जाए और जड़ों से कायम रहना। 2-4 गीत अच्छे आपके लोगों को पसंद आ जाए, ये मत समझ लेना आपने बहुत कुछ लिख दिया है। ये समझना कि अभी तो आपने शुरुआत की है, और जब तक आप ये समझते रहेंगे तब तक गीत का भविष्य उज्जवल होता रहेगा। जब भी लिखो ये सोचकर लिखना कि जो कवि सम्मेलन में लगभग कितने भी साल के इतिहास में गीत राजाओं की तरह से शासन करता था, आगे भी गीत राजाओं की तरह से बीच में बैठे और हास रस के और वीर रस के कवि उतना महत्व नहीं पाए जितना कि मंच पर गीत को स्थान मिले। करुणा अगर महत्वपूर्ण होती है तो लोगों में करुणा उपजती है, और करुणा गीत के द्वारा ही उपज सकती है। उस करुणा में अगर पैदा हो जाए तो मैं समझता हूं इस देश के कवि सम्मेलन का उज्जवल भविष्य वापिस लौट आएगा। तो लिखने वाले गीतकारों, जैसा भी लिखो वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों के मन तक क्या, उनकी रूह तक पहुंचे। और उसके लिए ज़रूरी है आप ये नहीं सोचें इस गीत में कितनी तालियां बजेंगी। तालियां बजें या नहीं बजें वो महत्वपूर्ण नहीं है। लोग के अंदर की और आंखों की एक पोर भी गीली हो जाए तो समझ लेना आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। मैं नीरज जी आपसे माफ़ी चाहता हूँ
कि मैं शुरू में आपको नीरज कहकर संबोधन दिया था, पर मैं मानता हूं कि श्री और जी आपके नाम को ज़्यादा गरिमा नहीं दे सकते, क्यों आपका एक एक शब्द, आपका एक एक नाम और श्री और जी से बेहतर है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप शरीर चले गए, पर गीतों में इस मुल्क के अंदर पता नहीं कितनी मैं चला जाऊंगा, कोई भी चला जाएगा, लेकिन आपके गीत हमारे बीच हमेशा जीवित रहेंगे। पुनः प्रणाम करता हूं आपको और कीर्ति काले को बधाई देना चाहता हूं कि उसने एक ऐसा काम किया है आपके लिए या गीत के लिए, गीत की प्रतिष्ठा के लिए। उससे विनती करूंगा आगे भी इस तरह के कार्यक्रम वह आयोजित करती रहे। पुनः आपको नमन, धन्यवाद।